तो बच्चों मैंने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए आपको रूल्स बता दिए थे, और अब कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। और पहले तो रेजोनेंस एनर्जी होता क्या है, तो ड्यू टू रेजोनेंस मॉलिक्यूल बिकम स्टेबल और अनस्टेबल। स्टेबल, अगर मॉलिक्यूल स्टेबल हो रहा है दैट मीन्स रेजोनेंस के ड्यूरिंग मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी को मिनिमाइज कर रहा होगा कि मैक्सिमाइज कर रहा होगा। मिनिमाइज। कोई भी सिस्टम तब स्टेबल होता है जब वो अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करे, और एनर्जी मिनिमाइज करना मीन्स एनर्जी कैनॉट बी डिस्ट्रॉयड नॉट क्रिएटेड। तो एनर्जी वो क्या करेगा बोलो, रिलीज कर, डिस्ट्रॉय तो कर नहीं सकता है, वो एनर्जी क्या करेगा बोलो, रिलीज करेगा। तो अगर मैं कोई मॉलिक्यूल हूं और मैं अपने आप को रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर रहा हूं, मेरे अंदर रेजोनेंस फिनोमेना हो रही है, और मैं हाइपोथेटिकली ऐसा मानता हूं कि बिफोर एक ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट पे रेजोनेंस स्टार्ट होता है उसके पहले एनर्जी मेरी 700 यूनिट है, और रेजोनेंस के बाद मेरी एनर्जी 200 यूनिट रह जाती है। दैट मीन्स 700 जो मैंने एनर्जी मानी थी बिफोर इनिशिएशन ऑफ रेजोनेंस, और अब रेजोनेंस के बाद मेरी एनर्जी क्या हो गई बोलो, 200 यूनिट। तो मैंने कितनी एनर्जी रिलीज कर दी बोलो, 500 यूनिट एनर्जी रिलीज कर दी ना। अब 700 था, मेरे पास 200 यूनिट बचा। तो रेजोनेंस फिनोमेना से जो एनर्जी क्या होती है बोलो, बाहर रिलीज हो जाती है, दैट एनर्जी इज रेजोनेंस एनर्जी। मतलब रेजोनेंस एनर्जी वो एनर्जी नहीं है जो मॉलिक्यूल अपने पास रखता है नहीं है। रेजोनेंस फिनोमेना के ड्यूरिंग जो एनर्जी क्या होती है बोलो, बाहर रिलीज हो जाती है। मतलब रिलीज्ड एनर्जी है ये कि एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, रिलीज्ड एनर्जी। मतलब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक है ना एनर्जी जो रिलीज होगी। मींस जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसकी रेजोनेंस एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। अगर मैं कहता हूं किसी मॉलिक्यूल की रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा है, मींस वो क्या है, रेजोनेंस से ज्यादा स्टेबल हुआ है कि कम स्टेबल हुआ है, ज्यादा से ज्यादा स्टेबलाइज्ड हुआ है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोक्सिलेट एंड फिनॉक्साइड, बोलो विच इज स्टेबल, कार्बोक्सिलेट और फिनॉक्साइड। तो मैंने आपको इफेक्टिव रेजोनेंस में बताया था ना, किसमें इफेक्टिव रेजोनेंस होने वाला है बोलो, कार्बोक्सिलेट में इफेक्टिव रेजोनेंस है, और फिनॉक्साइड में देखो इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं है, नॉर्मल रेजोनेंस है। विच इज मोर स्टेबल क्रिस, विच इज मोर स्टेबल, कार्बोक्सिलेट इज मोर स्टेबल, यस ना। अगर ये ज्यादा स्टेबल है मींस रेजोनेंस के ड्यूरिंग इसने ज्यादा से ज्यादा एनर्जी क्या करी होगी। हाँ, यानी मैं बोल सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि विच मॉलिक्यूल हैविंग हायर रेजोनेंस एनर्जी, मतलब इसका ये हुआ कि विच मॉलिक्यूल इज मोर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। बोलो ठीक है ना, डन है। तो ये स्टेटमेंट लिखे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यू टू रेजोनेंस, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू रेजोनेंस, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू रेजो इज रेजोनेंस एनर्जी। याद रहे रिलीज्ड एनर्जी है ये। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यू टू ड्यूरिंग रेजोनेंस is resonance energy. Magnitude of resonance energy, magnitude of resonance energy, magnitude of resonance energy is directly proportional to, magnitude of resonance energy is directly proportional to stability of resonating molecule, stability of resonating molecule। बोलो इसमें कोई डाउट है। इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहा हो, नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा हो, ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, इफेक्टिव रेजोनेंस वाला। और जब नेचर ऑफ रेजोनेंस सेम है तो भी मैंने कल लिखवाया था, अगर दोनों में नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा हो या फिर दोनों में ही इफेक्टिव रेजोनेंस हो रहा हो, ऐसे केस में हम स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
मैंने कल आपको बता दिया था 2 घंटे मन से पढ़ो, 8 घंटे मन से पढ़ो, बोलो कौन सा अच्छा? 8 घंटे मन से पढ़ना है कि नहीं? हाँ, 2 घंटे मन से, 8 घंटे बेमन से, तो फिर 2 घंटे वाला अच्छा। लेकिन नेचर अगर सेम हो जाएगा तो फिर तो क्या देखोगे बोलो? नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसमें तो इफेक्टिव था, इसमें इनइफेक्टिव था, इसलिए मैंने इफेक्टिवनेस ऑफ रेजो देखा। बट अगर मैं ऐसा लिख दूं 5CH2 प्लस और ये डाइफेनाइल मिथाइल केटायन और ये ट्राइफेनाइल मिथाइल केटायन, अब बोलो इन सभी में नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है ना? इफेक्टिव तो नहीं है क्योंकि ऑक्टेट तो कंप्लीट नहीं है। इफेक्टिव रेजोनेंस मींस आइडेंटिकल स्ट्रक्चर विद कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ एवरी एटम। अब बोलो इसमें, अब इसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो कि नहीं, इसमें बोलो कितने बने, पता चल गया ना आपको क्या होगा? इसमें कितनी जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा? चार्ज इसमें 4 जगह होगा, ऑर्थो पैरा, इसमें 3 3 6 1 7 7, इसमें 10 जगह। तो फिर क्या होगा? रेजोनेंस एनर्जी या फिर स्टेबिलिटी अकॉर्डिंगली हो जाएगा। बोलो कोई डाउट है? ऐसे ही अगर मैं बोलूं यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, देखो क्रॉस कॉन्जुगेशन सिस्टम है एक, और एक क्या है बोलो? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वाला सिस्टम है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड दोनों में सेम है, और मैं पूछ रहा हूँ रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? तो ये तो आप लोगों को मुझे लगता है कि काफी याद ही हो गया होगा क्योंकि काफी बार पूछ चुका हूं मैं। तो बोलो रेजोनेंस एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? बोलो ऑब्वियसली एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन डोमिनेटेड। डन है? बोलो समझ की बात नहीं है तो नोट कर लीजिए। फिर मैं बताऊं मैथमेटिकली रेजोनेंस एनर्जी क्या है। अभी तो आपको ये पता चल गया कि रेजोनेंस से मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी जितनी बाहर रिलीज कर देता है उसी को रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। मॉलिक्यूल जितना स्टेबल होगा दैट मीन्स उसने उतनी ज्यादा रेजोनेंस के ड्यूरिंग अपनी एनर्जी क्या कर दी है बोलो? बाहर रिलीज कर दी है। लेकिन मैथमेटिकली ये क्या है ये नोट कर लिया है तो आगे बढ़ा जाए। डन है क्रिश? डन है भाई? मैथमेटिकली रेजोनेंस एनर्जी क्या है ये देखिए आप। क्या ये मैं एक मॉलिक्यूल सी है उसकी 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, और ये जो लिखा मैंने दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। C1 और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस सिस्टम की मतलब एनर्जी क्या है बोलो? E1 है। ये C1 क्या है बोलो? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये है आपका C2 और ये है आपका C3। एनर्जी यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसकी एनर्जी है E2। ये एनर्जी कौन सी है? रेजोनेंस एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल है। वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल अपने उस सिस्टम की जो एनर्जी है वो है ये। C1 कैनोनिकल स्ट्रक्चर की E1 है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। C2 की क्या है बोलो? E2 है। C3 की क्या है बोलो? E3 है। बोलो ठीक है। और एक मैं यहाँ पे और लिखता हूँ दैट इज C0। ये C0 किससे डिनोट करना है बोलो? इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड ये मैं फिर बोल दे रहा हूं, ये क्या है बोलो? इट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? एनर्जी इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इस क्या है बोलो? यह एनर्जी इसकी E0 है। और ये तीनों क्या है बोलो भाई? दे आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक है? 3 C1 C2 C3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। C0 इज रेजोनेंस हाइब्रिड। C1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इसकी एनर्जी है C1 स्ट्रक्चर की वो E1 है, E2 है, E3। आपको दिख रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है? इसमें मोस्ट स्टेबल कौन सा है बोलो? विच इज मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
रेजोनेंस हाइब्रिड तो सबसे स्टेबल होता है, इसलिए उसको नीचे लिखा, उसको तो पता ही चल रहा है आपको। लेकिन इन तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से क्रिश कौन स्टेबल है? अरे एनर्जी, तो एनर्जी कम होगी तो सिस्टम स्टेबल होगा ना। ये जो एनर्जी है ना, वो किसी सिस्टम की एनर्जी और स्टेबिलिटी तो जानते हो ना, इनवर्सली रिलेटेड होता है। मैं रेजोनेंस एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मालिक, जैसे मतलब मैं कह रहा हूं तुम कोई मालिक्यूल हो, तुम्हारी एनर्जी ज्यादा है, मीन्स यू आर अनस्टेबल, मेरी एनर्जी कम है, आई एम स्टेबल, ऐसा मैं कह रहा हूं। तो अब बोलो इसमें स्टेबल कौन हुआ? मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर कौन सा हुआ? C3 मोस्ट स्टेबल। तो बेटा इसमें ऐसे डिफाइन किया गया है कि मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर और रेजोनेंस हाइब्रिड, इनकी पोटेंशियल एनर्जी या इंथैल्पी फॉर्मेशन के बीच का जो डिफरेंस है ना, दैट एनर्जी इज नोन एज रेजोनेंस एनर्जी। यानी मैथमेटिकली क्या होगा, ये किसके किसके बीच का डिफरेंस है आपको पता चला? यानी इसे अगर मैं रिप्रेजेंट करना हो तो क्या लिखूं? रेजोनेंस एनर्जी इक्वल्स टू E0 माइनस E3। यस या नो? जो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी है और माइनस मोर स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर की। तो लिखो मैथमेटिकली रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन, मैथमेटिकली रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस बिटवीन, mathematically resonance energy is the difference between potential energy of resonance hybrid. Mathematically resonance energy is the difference between potential energy of resonance hybrid, potential energy of resonance hybrid and potential energy of most stable, potential energy of most stable resonating structure, potential energy of most stable resonating structure। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ क्या लिखा आपने बेटा, बोलो? मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये नोट कर लो फटाक से, बोलो समझ गए कि नहीं भाई? नोट कर लिया? अब बेटा इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये नोट कर लिया ना? अब बोलो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है? नो, कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। ऋषिका बोलो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन और स्टेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है? इनवर्सली। अब ये देख लेना, ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है भाई, देखो फॉर अ गिवन मॉलिक्यूल
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज C1 C2 C3 विच एनर्जी आर E1 E2 E3 और ऑर्डर देगा E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3. Resonance hybrid C naught having energy E naught, then resonance energy can be expressed as a E naught minus E1, E naught minus E2, E naught minus E3, none of these. समझ गए नहीं समझ गए? बोलो बोलो हाँ ना. हेलो. अरे यार क्या है एक नंबर. मतलब ये जो मैंने डिफिनेशन लिखवाया है आपको, यही चीज ऐसे पूछ सकता है ना कि एक मॉलिक्यूल है C1 C2 में, एक मॉलिक्यूल के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं C1 C2 C3, उनकी जो एनर्जी है वो है E1 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E3. E1 E2 E3 है, ऑर्डर दे देगा E1 ग्रेटर देन E2 E3. और रेजोनेंस हाइब्रिड C नॉट की एनर्जी है E नॉट. Then resonance energy of the molecule can be expressed as a E naught minus E1 option A, E naught minus E2 option 2, E naught minus E3 option 3, none of these. कुछ समझ में आए? निशिका बोलो. क्रिश बोलो. हाँ ठीक है ना, समझ गए. हाँ, कैलकुलेशन ऑफ रेजोनेंस एनर्जी. अब इसमें देखो, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन मैंने आपको बताया था कि बम कैलोरीमीटर से हीट ऑफ कंबशन, कैलोरीफिक वैल्यू, ये सब चीजें हम कैलकुलेट करते हैं. ठीक है ना. तो एक्सपेरिमेंटली मैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैलकुलेट कर रहा हूं. किसका? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन साइक्लोहेक्सीन का. और यहां पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो साइक्लोहेक्सीन का मुझे मिल रहा है वो -35 किलो कैलोरी पर मोल. बोलो ठीक है. हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन समझते हो ना, हाइड्रोजन ऐड करने पे जो एनर्जी रिलीज होती है, ये मैं एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर रहा हूं, एक्सपेरिमेंटल बॉम्ब कैलोरीमीटर से. सब लोग बोलो यस या नो बोलो. ठीक है. ये मैंने कैसे किया? एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया. हाँ बोलो. सर आपने हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इक्वल्स टू -35 किलो कैलोरी पर मोल. ओके सर. अच्छा, वो तो दिख नहीं रहा लग रहा. ठीक है. तो ये हो गया. ठीक. अब बेटा इसमें मुझे बताओ, एक का अगर मुझे पता चल गया है तो अब कितने भी डबल बॉन्ड का बता सकते हो कि नहीं? एक का पता है ना आपको, एक डबल बॉन्ड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. अब थ्योरेटिकली आप कितने की भी, जैसे मान लो बेंजीन रिंग की बात करूं मैं, इसमें 3 डबल बॉन्ड है. तो अब मैं थ्योरेटिकली बोल रहा हूं, थ्योरेटिकल HOH फॉर बेंजीन. अब क्रिश बोलो, अगर तुम्हें एक डबल बॉन्ड का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पता है तो 3 डबल बॉन्ड, 4 एंड डबल बॉन्ड को बता सकते हो ना? क्या बताओगे? बोलो. चलो तो बोलो क्या होगा इसका? HOH बेंजीन का कितना हो गया थ्योरेटिकल? 3 × 35. यही होगा ना? बोलो कितना हो गया? इट इज 105. निशिका बोलो. डन है ना? लेकिन ये थ्योरेटिकल वैल्यू है भाई, एक्सपेरिमेंटल नहीं है. ये तो मैंने बम कैलोरीमीटर से एक्सपेरिमेंट किया था और मुझे कंप्यूटर स्क्रीन पे रिजल्ट दिखा था. कितना? -35 किलो कैलोरी पर मोल. कंप्यूटर स्क्रीन पे साफ साफ दिखा था मुझे कि हाँ इतना आ गया. पूरा एक्सपेरिमेंट करने के बाद जैसे तुम टेम्परेचर मेजर करते हो ना, ऐसा दिखता ची 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 100.2 या 101 ऐसा दिखता ना, वैसे मुझे पूरा दिखाई. अब लेकिन ये जो वैल्यू निकाली है तुमने, ये तो ऐसा कर दिया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, मतलब 1 का इतना है इसलिए 3 का इतना हो गया. अब मैंने क्रॉस चेक करना चाहा कि भाई ये जो वैल्यू है ये सही है कि गलत है. तो बोलो क्या किया जाए क्रिश? क्या किया जाए? एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा दुष्ट. थ्योरेटिकल को कैसे क्रॉस चेक करोगे? बोलो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा. तो मैंने क्या किया, बेंजीन लिया 1 मोल, 3 मोल हाइड्रोजन और बम कैलोरीमीटर से में एक्सपेरिमेंट लगाया और मैंने देखा एक्सपेरिमेंट के बाद
मुझे कंप्यूटर स्क्रीन पे अब कुछ डिस्प्ले होने जा रहा है, देखना। ठंड है, ये एक्सपेरिमेंटल है। ये वैल्यू मुझे मिल रही है, पता कितना? 85 किलो कैलोरी पर मोल। अब क्या मतलब, वैल्यू कैसी आई है? जो कैलकुलेट किया था उसी के अकॉर्डिंग आई है कि कम आ गई? कम आ गई ना, मतलब अलग आई वैल्यू ना, मतलब कहाँ आना चाहिए 105, 85 आया। तो अब 85, तो अब तो सरप्राइज व्यक्त करो, सरप्राइज। ओ, ये तो कम आ गया। अच्छा निष्का, ये हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम आने का क्या मतलब है जी, बताओ। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर कम आ रहा है, इस इट मीन दैट मीन्स मॉलिक्यूल अपने आप को क्या बना रहा है? स्टेबल बना रहा है। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल अपने आप को किसी न किसी तरह से स्टेबल बना रहा है। स्टेबल बना रहा है मतलब ये हाइड्रोजन जोड़ने से पहले ये अपने आप को किसी फैक्टर से स्टेबलाइज कर रहा है। किसी फैक्टर से स्टेबलाइज करना मीन्स किसी फैक्टर से अपनी एनर्जी को बाहर रिलीज कर ले रहा है हाइड्रोजन जोड़ने से पहले। भाई हाइड्रोजन ऐड करते हो तो एनर्जी कहां से आती है? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जो होगी वही तो एनर्जी बाहर निकलेगी, बोलो। तो अब मैं कह रहा हूं कि भाई अपने एक डबल बॉन्ड का 35, 3 डबल बॉन्ड का मिलना चाहिए था 105, लेकिन मैं जब सही मायने में देख रहा हूं तो दिख रहा, अरे ये तो 85 ही आया। इसका मतलब ये दुष्ट कहीं न कहीं पहले ही एनर्जी क्या कर रहा है? बोलो भाई, नीचे क्यों नहीं बोल रहे हो? इसका मतलब ये अपने आप ये एनर्जी पहले ही रिलीज कर ले रहा है। मतलब किसी फैक्टर से एनर्जी कैसे रिलीज होगी? किसी फैक्टर से अपने आप को ये स्टेबलाइज कर रहा है और उसी फैक्टर से एनर्जी रिलीज कर रहा है। इसीलिए मुझे हाइड्रोजन ऐड करने पे एनर्जी यहां पे कम मिल रही है, क्योंकि ये दुष्ट पहले ही क्या कर चुका है, बोलो, रिलीज कर चुका है एनर्जी। तो मैं देखूंगा कि ये दुष्ट कौन से फैक्टर से अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा है। मैं देखूंगा पाई, ओहो, इसमें कॉन्जुगेशन है दुष्ट। अरे कॉन्जुगेशन है, पाई एक सिग्मा, पाई एक सिग्मा। रेजोनेंस होगा इसमें, रेजो रेजो। इसका मतलब ये दोस्त क्या किया है, ये पता है एनर्जी क्यों हाइड्रोजन जोड़ने पे कम रिलीज कर रहा है? ये अपनी एनर्जी रेजोनेंस के थ्रू क्या कर चुका है, बोलो, रिलीज कर चुका है। तो मैं देखूंगा अच्छा दोस्त इसीलिए कम एनर्जी रिलीज कर रहा है। रेजोनेंस से ये कितना एनर्जी रिलीज किया है? रेजोनेंस से जो एनर्जी रिलीज की जाएगी दैट एनर्जी इज रेजोनेंस एनर्जी। तो मैं देखूंगा कितना ये दुष्ट ने किया है, 85। अच्छा कितना किया भाई? 20 यूनिट, यानी 20 यूनिट एनर्जी इसने क्या किया। क्यों मुझे कम मिला 20 यूनिट? क्योंकि 20 यूनिट एनर्जी इसने क्या किया था, रेजोनेंस से रिलीज कर लिया था। इसका मतलब ये जो थ्योरेटिकल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है और जो एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी इक्वल्स टू रेजोनेंस एनर्जी। यस या नो? यस सर। हाँ, तो यहां पे क्रिश समझे कि नहीं समझे? मतलब हाँ ऐसे क्या बोल रहे, मतलब बोलो, सही बोलो। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही एनर्जी क्या होगी अब, रेजोनेंस एनर्जी। ये माइनस का मतलब नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। माइनस तो केवल क्या शो कर रहा है, बोलो, माइनस सिर्फ इतना शो कर रहा है कि हाइड्रोजनेशन कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो HOH थ्योरेटिकल माइनस HOH एक्सपेरिमेंटल। इसमें किसी भी प्राणी को डाउट है तो मुझे बता दें। नो सर। पक्की बात है? क्रिश बोलो। हाँ
नोट कर लिया बेटा बोलो। Yes, sir. अभी क्वेश्चन लिखिए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ हेक्स 1 इन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ हेक्स 1 इन HOH for hex 1 in is 40 kilocalorie per mole. If second double bond is introduced in this molecule, if second double bond is introduced in this molecule, if second double bond is introduced, second double bond is introduced in this molecule, then heat of hydrogenation becomes, then heat of hydrogenation becomes 70 kilocalorie per mole. Then structure of this new molecule, a new compound will be बोलो। अच्छा, अगर एक डबल बॉन्ड जब है तो एनर्जी हीट ऑफ कितना, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है 40, तो दो डबल बॉन्ड का कितना होना चाहिए? लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू क्या आ रही है बोलो? कम आ रही है कि ज्यादा आ रही है? अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू कम आ रही है, मींस जो न्यू मॉलिक्यूल में तुमने डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया है, मतलब उस जो न्यू मॉलिक्यूल तुमने बनाया है डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस करके, उस मॉलिक्यूल में वो मॉलिक्यूल अपने आप को, इसका मतलब क्या कर रहा है बोलो? स्टेबलाइज कर रहा है किसी फैक्टर से कि नहीं कर रहा है बोलो? इसका मतलब जो तुझे दूसरा डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस किया वो पहले डबल बॉन्ड के साथ क्या मेंटेन कर रहा है? कॉन्जुगेशन मेंटेन कर रहा है, तभी उसको क्या कर रहा है बोलो? स्टेबलाइज कर रहा है। तो अब देखो तुम, इसमें ये तो हो नहीं सकता, नहीं तो लगभग 2 टाइम्स आता। इसमें देखो इसमें भी लगभग 2 टाइम्स आता, इसमें भी लगभग 2 टाइम्स आता। इसमें देखो पाई एक सिग्मा पाई, कॉन्जुगेशन इज देयर। इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ने अपने आप को रेजोनेंस से क्या किया? स्टेबलाइज कर लिया। रेजोनेंस से स्टेबलाइज कर लिया मींस पहले एनर्जी रिलीज कर लिया, इसलिए हीट ऑफ हाइड्रोजनेस की वैल्यू कम आ रही है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा बोलो? बॉम्बे। रेजोनेंस एनर्जी समझ गए क्या? जी सर। ठीक है ना? तो रेजोनेंस के एप्लीकेशन की बात करेंगे कल। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय बाय।